हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की साइंस भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था गोली दर्पण के विभिन्न भागों के बारे में। उसकी अंतिम टॉपिक थी फोकस दूरी। आज हमारी पहली टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके 3 नियम हैं। गोली दर्पण के द्वारा प्रकाश का कैसे परावर्तन होता है, ये है टॉपिक। इसका पहला नियम है, जब प्रकाश दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती। ये आपका पहला नियम है। जब प्रकाश दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती। सॉरी, जाती नहीं होगा, यहाँ आती हुई प्रतीत होती। ठीक है, फिर समझते हैं पहला नियम। जब प्रकाश दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है। आइए इसका फिगर समझते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका ध्रुव और यहाँ आपको लगभग वक्रता केंद्र। तो पहला नियम है कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। ये आपका फोकस, ये उत्तल में हो गया। आइए समझते हैं उत्तल में। ये इसका ध्रुव हो गया और यहाँ लगभग आपका वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष के समांतर चली, ये प्रकाश किरणों क्या करता है, फैला देता है ऐसे। आप पीछे देखेंगे तो लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, तो पहला नियम, जब प्रकाश दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल में रियल होता है इसलिए आती है, उत्तल में क्या होता है, इमेजिन होता है, आभासी होता है, इसलिए यहाँ आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये आपका पहला नियम था। चलते हैं दूसरे नियम पर। अभी तक जो स्टूडेंट हमारा यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी मछली शहर सब्सक्राइब न किए हों उन्हें सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुँचे और अपनी नॉलेज पूरी कर सकें। दूसरा नियम है, जब प्रकाश दर्पण के
वक्रता केंद्र से जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती है। आइए समझते हैं दूसरा नियम क्या है। जब प्रकाश दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती है। आइए इसका फिगर समझते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, यहाँ ध्रुव, यहाँ वक्रता केंद्र मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में क्या होती है, वो लौट जाती है। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा और ऊपर बनाते हैं इसको। यहाँ इसके साइड से आपका मुख्य अक्ष हो गया ध्रुव, यहाँ वक्रता केंद्र। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाएगी। ऐसा क्यों होता? क्योंकि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है। अभिलंबवत पड़ने के कारण वो उसी मार्ग में क्या होती है, लौट जाती है। ये अवतल का था। आइए यहीं पे उत्तल समझ लेते हैं। ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। मैंने कहा कि एक प्रकाश की किरण ऐसी हो जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई क्या हो, प्रतीत होती है। तो ये भी प्रकाश परावर्तन के पश्चात यहीं से क्या होगी, वापस लौट जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी, यहाँ से ही वापस लौट जाएगी। तो दूसरा नियम क्या था? जब प्रकाश दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हो अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती हो तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती है। आइए इसका तीसरा और अंतिम समझते हैं। जो तीसरा नियम है वो पहले नियम का विपरीत। तीसरा नियम, जब प्रकाश दर्पण के फोकस बिंदु से जाती है अथवा फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ जाती थी? फोकस से। कि इसमें क्या है कि जब प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु से जाती है अथवा फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए इसका फिगर समझते हैं। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। यहाँ आपका लगभग ध्रुव, यहाँ वक्रता केंद्र और बीच में लगभग फोकस मिलेगा। जब प्रकाश किरण क्या हो फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और उत्तल में देख लेते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। जब प्रकाश किरण फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो परावर्तन के पश्चात यहीं से क्या हो गई है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आइए फिर समझते हैं। तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश किरण कहाँ से जाए फोकस से जाए तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये परावर्तन के नियम थे। किसके द्वारा? गोलीय दर्पण के द्वारा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारे इस गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, आइए जानते हैं कि गोलीय दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु कहाँ रखी जाए, उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो। ठीक है, तो हेडिंग है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले समझ लेते हैं प्रतिबिंब होती क्या है और वस्तु क्या होती है। वस्तु वो चीज़ है जो किसी दर्पण के सामने रखी जाए। जैसे दर्पण के सामने हम खड़े हो जाएं तो उस दर्पण के लिए हम क्या हो गए? वस्तु हो गई। जो हमारी इमेज दिखाई देगी उस दर्पण में वो क्या होगा? उसका हमारा प्रतिबिंब। तो वस्तु कोई पार्टिकुलर चीज़ नहीं होती। आप दर्पण के सामने कुछ भी रख दें वो क्या होगी? वस्तु हो जाएगी। और जो उस दर्पण में उसकी परछाई बनेगी, इमेज जो कहते हैं, वो क्या होता? प्रतिबिंब होता। आइए पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी, जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी, तो समझते हैं कि वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। टॉपिक किसकी है? अवतल दर्पण की है। तो सब कुछ हम अवतल दर्पण द्वारा करेंगे। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक, तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत पर रखी जाएगी। ये आपका मान लेते हैं, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, यहाँ कोई वस्तु रखी गई,
ए और बी। आपको ये मालूम है कि अनंत से जो प्रकाश किरण चलती हैं वो आपस में कैसी होती है, समांतर होती है। यहाँ आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ क्या हो गया, फोकस। तो इस वस्तु से एक दो प्रकाश किरण चली और दोनों प्रकाश किरणें आपस में क्या है, समांतर है। एक प्रकाश किरण ये आई, एक प्रकाश किरण कहाँ से गई, नीचे से गई। ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में क्या है, समांतर है। और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी, आपको मालूम है, इससे फोकस से यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई है, अनंत पर रखी गई है वस्तु। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उसका कैसा बन रहा है, इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, ये बिंदु आकार का, आपने बिंदु है ना, बिंदु आकार का बन रहा है और वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, कैसा कैसा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस से बिंदु को प्राप्त होगा, बिंदु आकार का होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। अब बस थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मध्य रखी, कहाँ रखी हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच या मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। आइए सिखाते हैं आपको प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, लगभग बीच में फोकस आएगा। वस्तु यहाँ रख दी जाए, एक तो वस्तु है ए और बी, अनंत यहाँ है और वक्रता केंद्र यहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी। तो इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर चलेगी, ये इस तरह से, जो पहले नियम द्वारा परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर चलती है, जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती है। तो आपने देखा कि दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पे काट रही हैं, जहाँ काटेंगी वहाँ एक हम ऐसे बना देंगे और यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश। आपको वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो गया। फिर समझते हैं, फिर से ए बी एक वस्तु रखी गई है, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें आपस में बिंदु ए डैश पर काटती हैं, जहाँ पर इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। कैसा होता है समझते हैं कैसा है। आप देख रहे हैं वस्तु सीधा रखा गया, ये उल्टा बन रहा है, आभासी है, और कैसा है, वस्तु से छोटा। तो हम क्या कहेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब के उल्टा वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है,
वस्तु से छोटा बना है और वास्तविक बना है। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी, वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। देखते हैं कैसा बनता है उसका प्रतिबिंब। आइए समझते हैं। यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ आपका फोकस, कहाँ वस्तु रखी जाएगी? अब वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी। ये आपका वस्तु ए बी हो गया। एक प्रकाश किरण वस्तु से चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप इस जहाँ कट रहा है उसको मिलाएंगे आप तो देखेंगे ये आपका ए डैश और बी डैश थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, आइए इसको सही करते हैं, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ये आपका अवतल दर्पण है, ध्रुव, ये फोकस बिंदु और ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर एक वस्तु ए बी रखी गई है। ए बी वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई? फोकस। एक दूसरी प्रकाश किरण फोकस बिंदु से जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों प्रकाश किरणें ए डैश पर काटती हैं। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कैसा है? वास्तविक है और वस्तु के आकार का है और उल्टा। तो हम क्या कहेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो क्या है? वास्तविक है, वस्तु के आकार का है और उल्टा। आइए चौथे पॉइंट चलते हैं। चौथा पॉइंट आपका, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी। आइए इसका फिगर समझते हैं। ये ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, यहाँ आपका फोकस। तो वस्तु कहाँ रखना है आपको? फोकस पे रखना। मैंने फोकस पे रख दिया। वस्तु आपका ए बी, वस्तु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई? फोकस बिंदु से। ठीक है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। वस्तु से एक दूसरी प्रकाश किरण इस दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है,
जो परावर्तन के पश्चात अपने आप देखेंगे कि परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें आपस में क्या होती है, समांतर होती है। और समांतर किरणें कहाँ बनती है, कहाँ मिलती है, अनंत पर मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर बनता है, जो उल्टा होता है और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए इसमें 5वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, देख लेते हैं। 5वां पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम में पूछा तो 5वें पॉइंट से ही इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी, आइए फिगर समझते हैं इसका, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र। तो आपको वस्तु यह रखना है बीच में, इसको बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं। मैंने रख दिया वस्तु ए और बी। इससे प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, आप जानते हैं कहाँ से, फोकस से। एक दूसरी प्रकाश किरण इस पर अभिलंबवत पड़ती है, जो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में क्या होती है, लौट जाती है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये प्रकाश किरण आगे बढ़ेगी, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ने के कारण ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये पीछे कहीं मिलते होंगे। आप पीछे इसको डाट डाट से खींचिए और आपको यहाँ मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। इसका ये प्रतिबिंब आपको, यही एक ऐसा कंडीशन है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। बाकी सभी कंडीशनों में वास्तविक बनता है, बाकी सभी कंडीशनों में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ क्या बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से आकार का बड़ा। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, कहाँ पे, दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त होता है। और कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़, केवल एक ही कंडीशन में ऐसा आभासी और सीधा बनता है, बाकी सारे कंडीशनों में आपको वास्तविक मिलेगा और छोटा उल्टा मिलेगा। तो ये 5 कंडीशन थे किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। आइए अब देख लेते हैं उत्तल का। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें एक ही कंडीशन होता है, समझ लेते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता है। वस्तु आप दर्पण के सामने कहीं भी रखें, मैंने एक वस्तु रख दिया ये भी, इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चला, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, फैल जाता है। उसको पीछे मिलाएंगे, लगता है कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। एक दूसरी प्रकाश किरण इस पर अभिलंबवत पड़ती है और परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट जाती है। इसे प्रतीत होता है कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से।
तो दोनों प्रकाश किरणें जहाँ काटी वहाँ बना आपका क्या, प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। एक ही कंडीशन है इसका, समझते हैं। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी जाए उसका प्रतिबिंब सदैव फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, जो कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा। इसमें अलग से और कोई कंडीशन नहीं, बस एक ही कंडीशन है कि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी रखी जाए उसका प्रतिबिंब सदैव ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जो सीधा होता है और आभासी होता है और वस्तु से छोटा। चलिए, आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अगली टॉपिक फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। समझिए आप कि फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका फार्मूला बनता F बराबर R/2। यही इसका संबंध कि फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ठीक है, F बराबर R/2। इन फॉर्मूला इसका यूज कभी कभी होता है न्यूमेरिकल में। आज के लिए बस इतना ही। कल एक अगली जो टॉपिक होगी मेरी, उसमें एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, उसको समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। घर रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।